तो देखो बेटा, ये पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो रासायनिक बल गति है, रासायनिक बल गति किसे कहते हैं, है ना? कि रासायनिक बल गति क्या है? तो इसमें क्या हो सकता है जो रासायनिक बल गति है, उसको किसे कहते हैं? मतलब एक प्रकार की डेफिनेशन क्या है इस रासायनिक बल गति की? तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक बल गति क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना? और जिसमें क्या होगा, ये हम यहीं से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग और वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, जिसमें हम इनका अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक बल गति, ठीक है ना? रासायनिक विज्ञान की इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो रासायनिक विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी उनका वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रासायनिक अभिक्रिया ए, माने यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट मीन्स हो गया बेटा अभिकारक, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक से किस, ये अभिकारक से, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया, अभिकारक लिया, और अभिकारक से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? उत्पाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस गति से क्या हो रहा है? अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, नंबर एक। दूसरा, इसकी जो गति है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जहां पर हम इनका अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा रासायनिक बल गति। अभिक्रिया का वेग हो गया, और वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, है ना, उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को कहा जाता है, रसायन विज्ञान की शाखा कहलाती है रासायनिक बल गति, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ केमिकल काइनेटिक्स हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ठीक है ना? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना? यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग क्या हुआ, ठीक है ना? तो वेग के आधार पर हम कह सकते हैं कि वेग, जो वेग होगा, तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना? एक तो होती क्या, तात्कालिक, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया, ठीक है? ये अलग अभिक्रिया हुई इंटीजीनियस या आयनिक रिएक्शन, ठीक है? आयनिक रिएक्शन क्या होती है? जो ये अभिक्रियाएं होती, बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया, ठीक है ना? यानी कि जो आयनिक अभिक्रियाएं, पहले हमें मान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि आयनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना? दूसरा है अति मंद, बहुत धीमी गति से होने वाले, जिनमें सालों भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है, ठीक है ना? एक तो जैसे तुरंत होने वाली अभिक्रिया, इसके बारे में हम बताएंगे, है ना? और एक जो है बहुत सालों तक होने वाली अभिक्रियाएं, और एक होती है मंद अभिक्रिया, जिसको मॉडरेट रिएक्शन भी कह सकते हैं या स्लो रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना? न ज्यादा तीव्र न ज्यादा धीमी। चलो अब इन इन तीनों अभिक्रियाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले है तात्कालिक अभिक्रिया, या इसको कह सकते हैं हम आयनिक रिएक्शन। तो वे आयनिक अभिक्रियाएं क्या है ना? वे अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग क्या होता है, इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती है, और इतनी तीव्र गति से होते हैं जिसका वेग का मापन करना असंभव होता है। माने पलक झपकते हो गई, माने पलक झपकी और आपने रिएक्शन हो गई, ये आयनिक अभिक्रिया है। जैसे मान लो देखोगे, हमारे पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ये पलक झपकते ही जो है NaCl बना देगा, क्योंकि दोनों आयन ही आपस में जुड़ जाते हैं, तुरंत जुड़ते हैं, ठीक है? तो ये बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए इनका मापन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो वे अभिक्रियाएं हैं जो अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, ठीक है ना? तीव्र गति से होने से उनका मापन करना संभव नहीं होता है, वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं
तात्कालिक अभिक्रिया कहलाती है, या इंडिजीनियस अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी, इंडिजीनियस नहीं, इंटेनियस अभिक्रिया कहलाती है ना। और आयनिक रिएक्शन भी कहलाती है। ये क्या होंगी, ये देखो बेटा, इसमें क्या है, आयनिक अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होंगी, आयन आयन वाले होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, तात्कालिक अभिक्रिया होंगे। ठीक है ना। ये आयनों के मध्य होती है। देखो ये आयन है, जैसे धनायन ऋणायन, मान लीजिए सपोज हमने कहा एक आयनिक अभिक्रिया और लेते हैं, Ca2 पॉजिटिव लेते हैं और क्लोरीन 2Cl नेगेटिव, तो ये क्या कर देगा, CaCl2 बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। तो ये बहुत तीव्र गति से होंगी। ठीक है ना। तो ये जहां पर भी आयनों के मध्य अभिक्रिया होने वाली हो, वो आयनिक अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए सपोज Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है ना, ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्योंकि आयन जो है तुरंत आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। अब देखो बेटे, इसमें कहता है ये इनकी गति इतनी अधिक होती है कि ये पलक झपकने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, जैसे पलक झपका उससे पहले क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे यहाँ पर है NaCl है, ठीक है ना, और AgNO3, तो ये क्या बना दे रहा है, NaNO3 प्लस AgC। ये अभिक्रिया भी आयनिक अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे हम इसको लेंगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना, किसमें, सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ये जैसे हम इसको किसी पदार्थ घोलेंगे जिसमें, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, आयनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जैसे क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ, देखो इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका नेगेटिव इसके साथ, यानी कि क्या बना देगा, NaNO3 बना देगा और प्लस AgCl बना देगा। ठीक है ना। इस अभिक्रिया में देखो, इस अभिक्रिया में यदि हम देखेंगे तो इस अभिक्रिया में Ag पॉजिटिव क्या है, धनायन। ठीक है ना, Cl नेगेटिव क्या है, ऋणायन है। ठीक है ना, संयुक्त होकर के क्या बना देते हैं, AgCl बना देते हैं। तो इस अभिक्रिया की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसलिए क्या होती है, बहुत जल्दी पलक से झपकते ही कंप्लीट हो जाती है। तो पहली अभिक्रिया, तो अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं, इनका हम क्या नहीं कर पाएंगे, अभिक्रिया का भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत तेज गति से होती है। ठीक है बेटा, नंबर 1। नंबर दूसरी अभिक्रिया है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है ना, यदि हम इसमें देखेंगे तो अणुओं के मध्य, ये किसके मध्य होता है, अणुओं के मध्य, ठीक है ना, होने वाली अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। और इनकी, इन अभिक्रियाओं की जो गति होती है बहुत कम होती है, यानी कि अभिक्रियाएं क्या होंगी, बहुत कम गति करती हैं। ठीक है ना, इनमें क्या होगा, काफी लंबा समय तक होता है, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, है ना। कुछ अभिक्रियाएं इतनी, देखो कहता है कि कुछ अभिक्रियाएं गति इतनी कम होती है, कई दिनों या कई वर्षों में जो क्या होती हैं, कई वर्षों में भी उनमें ऑब्जर्वेशन के लिए या मापनीय परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, यानी कि इतनी लंबी होती है, माना 1 साल लग गया, और जो इसमें परिवर्तन हुआ, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट मान लीजिए 10 ग्राम टोटल रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ 0.005, इतना कन्वर्ट हुआ। तो ये 10 साल, माना ये 5 साल में या 2 साल में इतना परिवर्तन आया, तो ये मापने सर योग्य नहीं होता। हाँ सर हाँ, बोलिए। संदीप बोल रहा है लिंक भेजना की। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, यहाँ से हम इस टाइप से क्या कर लेंगे, इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा, हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अति मंद अभिक्रिया, बहुत धीमी गति से होने वाली। ठीक है ना, क्या होगी, बहुत धीमी गति से होने वाली जो अभिक्रियाएं होंगी, इसको बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। ठीक है ना, मापने योग्य भी जो क्या है, नहीं परिवर्तन नहीं हो पाया, 1 वर्ष भी लगा और मापने योग्य।
इसका हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसको कहते हैं अतिमंद अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? अतिमंद अभिक्रिया। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? अतिमंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको बहुत साल लग जाते हैं। तो इसमें हम मापन, यदि हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, इसे निकालना संभव नहीं हो सकता। तो तीव्र अभिक्रियाओं का भी हम रेट, अभिक्रिया का वेग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और मंद अभिक्रियाओं का वेग भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग हम क्या नहीं कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए उदाहरण, इसका उदाहरण है कि मान लीजिए यहाँ पर यदि हम देखें इस अभिक्रिया में, तो उत्प्रेरक देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का संयोग है। ठीक है ना, तो ये जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। और इस जल को बनाने में क्या लगता है इनको? कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना, क्या लगते हैं? कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इनको क्या लगता है? कई वर्ष लग जाता है। ठीक है, तो इनको कंप्लीट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो जैसे इसमें बहुत मंद अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है H2 प्लस O2। ठीक है ना, संयोग करके क्या बनाता है? जल बनाता है। ये अभिक्रिया हमने अभी हाल ही में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी बेटे? किसमें पढ़ा था हमने इसको? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O बना दिया था। जो अंतरिक्ष में जिसका उपयोग करते थे। ईंधन सेल में। हाँ, ईंधन सेल में सर। बिल्कुल ईंधन सेल में, है ना। जो ईंधन सेल था उसमें हमने ये अभिक्रिया पढ़ी थी बेटा, है ना। तो ईंधन सेल में देखा होगा आप लोगों ने, ईंधन सेल में भी क्या हो रहा था? H2 और O2 मिलकर के क्या बना दे रहा था? H2O बना दे रहा था। ठीक है ना, तो इस टाइप से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? बहुत धीमी गति से होने वाले। तो जो बहुत तेज गति से, यहाँ दो निर्णय निकल गए। जो बहुत तेज गति से होने वाले अभिक्रिया हैं, उनका हम अभिक्रिया की दर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जो बहुत मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया है, उनकी दर भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, इन दोनों की दर हम ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा यदि देखेंगे, तीसरी है मंद अभिक्रिया। ठीक है ना, स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो नहीं है, अब की बार क्या है? स्लो रिएक्शन। तो ये भी क्या होती हैं? ये भी अधिकांश आणविक अभिक्रिया, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया। ठीक है ना, ये क्या होती हैं? आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, सामान्य गति होती है। कैसी गति होती है? सामान्य गति। ठीक है ना, ये किस, ये अभिक्रियाएं क्या हो सकती है? ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों में, घंटों में पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। ये क्या होगा? कुछ मिनट लग सकते हैं या कुछ घंटे लग सकते हैं। तो केवल जो हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं, वो इन्हीं अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करते हैं। ये मंद अभिक्रिया है। ठीक है, इन मंद अभिक्रियाओं का हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। यही, इन्हीं का अध्ययन हमने करना है। ठीक है ना, तो ये अभिक्रियाएं होती हैं जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये देखो, एसिटिक अम्ल है और एथेनॉल है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एसिटिक, ये होगा CH3COOH, और प्लस हमने क्या लिया? एथेनॉल, CH3CH2OH। जब हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, और ये क्या बना देगा? H2O बना देगा, और ये बना दे इसने CH3COO और C2H5। C2H5 का मतलब ये हमने इसको ले लिया, C2H5, दो C है और H5, तो C2H5। ठीक है ना, और प्लस H2। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा एथिल एसिडेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसिडेट। तो एथिल एसिडेट का निर्माण हो। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से एथिल एसिडेट का निर्माण। तो ये अभिक्रियाएं क्या है? स्लो रिएक्शंस है। इन्हीं अभिक्रियाओं का हम वेग ज्ञात करेंगे। तीसरा देखो बेटा, इसमें
ये कहता है कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O। क्या होता है H2O? इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2O और प्लस O2 ऑक्सीजन के रूप में, तभी तो ये ऑक्सीडाइज करता है। हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या डाला था, एक पत्ती डाली थी, स्कूल में देख हमने प्रैक्टिकल किया है इसका, है ना, और उसका कलर अगले दिन क्या हो गया था, गायब हो गया था, चेंज हो गया था उसका कलर, ठीक है ना। तो ये क्या कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता, ऑक्सीकृत कर देता किसी चीज को। ऑक्सीकरण का मतलब किसी चीज का कलर उड़ा देना, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा इसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो N2O5 में क्या हो, यदि हम N2O5 को देखें तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है किस प्रकार से, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या होता है N2O5, ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल NO2 बना देगा और 1 O2 बन जाएगा, ठीक है ना, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि देखो इन अभिक्रियाओं का हम क्या कर सकते हैं, वेग माप सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को हम क्या कर सकते हैं, वेग माप सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के देखो हमने क्या, देखो बेटा तीन चीजें हैं जो वेरी फास्ट अभिक्रिया है, बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है ना, जिनका वेग तीव्र है, वो अभिक्रियाओं का वेग हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जो बहुत ही मंद है, जो अभिक्रियाएं क्या है, दूसरे नंबर पर है बहुत मंद अभिक्रियाएं हैं, तो उनका वेग भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जो मंद अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, केवल मंद अभिक्रियाएं हैं, उनका हम वेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, जो सामान्यतः 3-4 घंटे में या ज्यादा 20 या 24 घंटे में पूर्ण हो जाए, उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इन अभिक्रियाओं का हम क्या कर सकते हैं, वेग माप सकते हैं। जो कौन सी होती हैं, मंद अभिक्रियाएं होती हैं, उनका हम वेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तीव्र अभिक्रियाओं को वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तात्कालिक अभिक्रिया जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। और दूसरा जो क्या होता है, अति मंद अभिक्रियाओं का वेग भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। हम केवल जो मंद अभिक्रियाएं हैं उनका वेग को माप सकते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं, देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग, है ना, वेग, प्रताप, दाब, सानन, परिवर्तन का प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। इन अभिक्रिया, जो अभिक्रिया मंद अभिक्रिया हैं, उनके हम क्या कर सकते हैं, ताप हो गया, दाब और सानन का प्रभाव, जो अभिक्रिया के वेग का जो ताप होगा, दाब होगा, सानन होगा, इनका परिवर्तन के प्रभाव का हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो बेटा, इस अध्ययन से उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो क्रियाविधि है उसके, जो मैकेनिज्म है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जिनको अभिक्रिया वेग के आधार पर ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारे पास, अभिक्रिया वेग क्या होता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटी छोटी डेफिनेशन हमें याद करनी होगी, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो, यदि हम अभिक्रिया के वेग के बारे में जानेंगे तो ये कहता है कि इकाई समय में, ठीक है ना, इकाई समय लेते हैं। इकाई समय तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट, है ना, 1 घंटा, है ना, इकाई समय, ठीक है। तो पहले हम एक देखो, ये कहता है कि इकाई समय और अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, कि इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के साधन में हुए परिवर्तन, या तो क्या होगा, अभिकारक के साधन में परिवर्तन होगा या उत्पाद के साधन में परिवर्तन, सांद्रता में, है ना। देखो एक तो अभिकारक की सांद्रता में और दूसरा क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब कैसे, देखो इसको देखो बेटा, हमारे पास ये है रिएक्टेंट और एक किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में,
ठीक है ना। मान लीजिए हमने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, एक हमने लिया टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है ना। वैसे 1 मिनट ले सकते हैं, ठीक है, चलो 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा, क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन है ना। तो यहाँ पर देख लो 1 मिनट में हुआ क्या, 1 मिनट में जो 10 ग्राम हमने लिया था, तो यहाँ क्या हो गया, 5 ग्राम यहाँ चले गया 1 मिनट बाद। और जब टाइम 0 था तो यहाँ कितना हुआ, तो प्रारंभ में यहाँ 0 अमाउंट, ठीक है ना। शुरू में क्या हुआ, शुरू में जैसे हमने डाला रिएक्टेंट डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, प्रोडक्ट तो अब बनेगा ना, टाइम के साथ साथ बनेगा, जैसे जैसे टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू हमने क्या करा, एक मिनट लिया, 1 मिनट बाद क्या हुआ, देखो जो उत्पाद था बेटा, इसकी सांद्रता में क्या हुई, देखो उत्पाद की सांद्रता में और अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ इसका सांद्रता 5 होगी, यहाँ पर यदि मान देखेंगे 10 कण थे, तो 10 कण में से 5 कण बचे हुए हैं। मान लीजिए 10 कण थे, 1 2 3 4 5 6 9 10, इसकी सांद्रता ज्यादा थी, ठीक है ना। यहाँ ये कोई सांद्रता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद 1 मिनट बाद क्या हुआ, इसका सांद्रण परिवर्तन हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। और यहाँ भी क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसी सांद्रता होगी। यानी कि अभिकारक का सांद्रण भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, सांद्रता परिवर्तित हो रही है, और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसकी सांद्रता कम हो रही है, यदि हम देखें यहाँ पर, तो इसकी सांद्रता कम हो रही है और इसकी सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जहां पर क्या होगा, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद में, सॉरी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इनकी सांद्रता में जो परिवर्तन आए, ठीक है। देखो अब इसको हम दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कैसे, अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला प्रकार क्या होगा, किसी अभिकारक, देखो यहाँ पर क्या होगा, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, यहाँ क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता की कमी के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं, जो हमने लिया है उसकी कमी के रूप में, यहाँ कम हो रहा है, तभी तो अभिकारक बढ़ेगा। और दूसरा हम ले सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यहाँ बढ़ रहा है। भाई ये कम हो रहा है, यहाँ से अभिकारक कम हो रहा है और उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया चल रही होगी, तभी क्या हो रही होगी, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, कोई कंपाउंड लिया, है ना, तो जो रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बनने की जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए अभी एक अभिक्रिया हमने लिखी थी, कौन सी वाली लिखी थी, एस्टिक एसिड की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई थी, और क्या बना था, क्या बना था बेटा, एथिल एस्टेट बना, एथिल एसिड। बिल्कुल, ठीक है ना। तो एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या था, CH3CO। बिल्कुल CH3COOH, है ना। और इस पर क्या करवाया हमने, एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या था, C2H5OH। इसका था C2H5OH, C2H5OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा ना, CH3CO C2H5। बिल्कुल C2H5, ठीक है ना, और प्लस इसमें H2। देखो बेटा ये क्या हो रहे होंगे, मान लीजिए कुछ मात्रा में ये रहे होंगे रिएक्टेंट, यहाँ पर देखो ये है अभिकारक, ये दोनों अभिकारक हैं। जब हम छोटी क्लास में थे तो हमने पढ़ा था अभिकारक क्या होता है, इस एरो के बाईं ओर ये अभिकारक होता है, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना। तो स्वाभाविक है जब ये अभिक्रिया करेंगे तो इसका निर्माण हो रहा है, इसमें से कुछ मात्रा घट जा रही है, कम हो रही है, कुछ मात्रा मिल करके ये बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे इनकी जो सांद्रता है उसमें क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी, यहाँ पर क्या आ रही होगी बेटा, अभिकारक की
जब ये अभिक्रिया इस तरफ जा रही होगी, ध्यान रखना, ये एरो जैसा लगा रखा मैंने ऐसी की तरफ, ठीक है ना, तो तब क्या हो रही होगी, यहाँ कमी हो रही होगी, और इधर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, मान लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लीजिए कि ये अभिक्रिया, ये अग्र अभिक्रिया है बेटा, आगे की ओर चलने वाली अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया होती तब, ये अभिक्रिया इधर की तरफ नहीं इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा होता तो तब ये अभिकारक होता है, तभी क्या है, अभिकारक ये होता है, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगी, जब इधर की तरफ चलेगी तो यहाँ क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ क्या होगी, वृद्धि होगी, उल्टा हो जाएगा। जब ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा में वापस चलती है तब ऐसी कंडीशन होगी। क्लियर हुआ, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ बेटा। जब ये अभिकारक हैं, जब ये अभिक्रिया करके इसको बना रहे हैं तो तब यहाँ क्या होगी, कमी होगी, अभिकारकों में कमी होगी, यहाँ वृद्धि होगी। लेकिन कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर ऐसा चिन्ह बना रहता है, कैसे, ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा, कौन सा चिन्ह होता है, इस चिन्ह को पहचानते हैं आप लोग, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। बोलते क्या है इसको, इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब जो आगे भी चलती है अभिक्रिया और पीछे भी चलती है, दोनों साइड चलती है। ठीक है ना, जो दोनों साइड चलने वाली अभिक्रिया है उनको बोलते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। ठीक है ना, और ये अभिक्रिया उत्कर्मणीय है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में क्या होगा, यदि आगे की ओर हो रही होगी, इसमें क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, और इसमें क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। जब ये पीछे की ओर आ रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, पश्चिम अभिक्रिया हो रही होगी, तो इसमें क्या हो रही, कमी हो रही होगी, और इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, जब ये पश्चिम अभिक्रिया हो रही होगी तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा, जब अग्र अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा, अभिकारक ये हो जाएंगे। पश्चिम अभिक्रिया में अभिकारक ये होगा, और अग्र अभिक्रिया में अभिकारक ये होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आगे इसका प्रयोग होने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास दोनों प्रकार के विक्रिया। ठीक है ना, ये दो प्रकार से हम क्या करेंगे कि एक तो क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी की वेग के रूप में, और दूसरा क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता की वृद्धि के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया के वेग की परिभाषा याद कर लेना है ना। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ठीक है, इकाई समय में, ठीक है ना, इकाई समय में हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक है या उत्पाद है उसके सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभिक्रिया का। ठीक है ना, और ये दो प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, वेग है ना, कमी के वेग के रूप में, और जो है उत्पाद के, वो वेग माना जाएगा जो उत्पाद में वृद्धि हो रही है ना। अब देखो, प्रारंभ में ये कह रहा है कि प्रारंभ में जो क्रिया कारक है, क्रिया कारक का मतलब यहाँ पर है बेटा अभिकारक भी को ही हम क्रिया कारक कहते हैं। देखो, प्रारंभ में क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता अधिकतम होती है, जैसे मान लीजिए हमने कहा H2 प्लस Cl2, ये अभिक्रिया कर रहे हैं और HCl का निर्माण कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर पर जब टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम क्या हुआ, समय कितना हुआ, 0 है, हमने H2 और Cl2 को लिया और मिलाया, इनको क्या किया, मिलाया। तो जैसे हमने मिलाया उस समय था 0, यानी कि बिल्कुल प्रारंभ में, बिल्कुल क्या होगा बेटा, प्रारंभ में। ठीक है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनकी सांद्रता होगी शुरू में एकदम तो रिएक्शन करेगा, तीव्र अभिक्रिया तो है नहीं, कौन सी अभिक्रिया
अभिक्रिया नहीं है, तीव्र अभिक्रिया नहीं है ये। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? ये कैसी अभिक्रिया नहीं बेटा? ये तीव्र अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना। इनमें टाइम लगेगा। तो शुरू में यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, इसकी सांद्रता जो अभिकारक होंगे इनकी सांद्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम होगी इनकी सांद्रता, ठीक है ना। इनकी सांद्रता क्या होगी, अधिकतम। यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, HCl की सांद्रता क्या होगी, 0। ये कुछ बना ही नहीं होगा, क्योंकि अभी समय तो हुआ ही नहीं, हमने सीधे डाला तो उसी समय थोड़ी बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही मेरी? क्योंकि आगे आने वाली कंडीशन है बेटा, है ना, कि टाइम जैसे 0 है तो उस समय कुछ भी नहीं बना होगा यहाँ। इसके लिए टाइम चाहे 1 सेकंड होगा तो हो सकता है 1 सेकंड में कुछ यहाँ परिवर्तित होगा, पर अभी टाइम 0 है, हमने डाला ही डाला इसमें, है ना। तो उस समय टाइम 0 है, तो उस समय यहाँ पर क्या होगा, इसकी सांद्रता कुछ भी नहीं होगी। उस समय सबसे अधिकतम सांद्रता किसकी होगी, अभिकारक की, क्रियाकारक की, ठीक है ना। तो प्रारंभ में कहता है कि प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता अधिकतम, है ना। अतः अतः अभिक्रिया का वेग भी अधिकतम होता है, ठीक है ना। अब वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, किस तरफ, ये H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बना देगा, HCl की तरफ आएगा, ठीक है ना। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो टाइम इज इक्वल टू, चलो मान लीजिए हमने कहा 1 सेकंड हो गया, ये 1 मिनट हो गया, तो मान लीजिए यहाँ 10 ग्राम थे, यहाँ क्या था, 10 ग्राम हमारे पास H2 प्लस Cl2 था, अधिकतम था। यहाँ कितने ग्राम था, यहाँ 0 ग्राम था। टाइम इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 0 लिया था, टाइम अभी हुआ नहीं, ठीक है ना। अब टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 सेकंड हो गया मान लीजिए, तो यहाँ क्या आ गया, मान लीजिए 2 ग्राम, 0.05 ग्राम यहाँ आ गया, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा, 9.5 ग्राम। देखो टाइम 1 सेकंड हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू हो गया 2 सेकंड। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। मान लीजिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ 9 ग्राम बचा और यहाँ कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। देखो टाइम के साथ साथ इधर परिवर्तन आ रहा है, टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 सेकंड हो गया, तो यहाँ 1.5 हो गया, यहाँ कितना हुआ, 8.5। ऐसे करके ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। सांद्रता घटती रहेगी, किसकी, इसकी घटती रहेगी। देखो इसकी सांद्रता घट रही है, देखो समय के साथ साथ जो क्रियाकारक पदार्थ है, क्रियाकारक मतलब अभिकारक, क्रिया करने वाला जो पदार्थ है, क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता घटती है। अतः समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी घटता है, और जैसे जैसे इसकी सांद्रता घटेगी वैसे वैसे वेग भी धीरे धीरे घटने लगेगा। और जब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम यहाँ हो गया और 5 ग्राम यहाँ हो गया, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल टू मान लीजिए 10 मिनट या 10 सेकंड जो भी हो, उस समय देखोगे तो इनका ये रासायनिक साम्य प्राप्त कर लेता है, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम अवस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था आती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है। इसकी सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता है वो उत्पाद की सांद्रता के बराबर हो जाती है, और इस दौरान अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। पूरी तरह स्थिर नहीं कर सकते लेकिन ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। देखो अब पूरे समय, देखो पूरे समय के दौरान अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता, ठीक है ना। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग तेज हो जाता है, फिर क्या होगा, तेजी से घटता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। अंत में बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। परंतु शून्य कभी नहीं होता, ऐसे नहीं हो जाएगा कि शून्य हो, ठीक है ना। जैसे ये इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा बन गया तो ये फिर क्या होगा, फिर वापस भी आएगा, लेकिन शून्य कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अतः किसी अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार से, कितने प्रकार से कर सकते हैं बेटा हम यहाँ वेग, 3। ठीक है ना, 3 प्रकार से। मैं ये लिख रहा हूँ, सो तो नहीं गई, है ना। तो पहला देखो यहाँ पर
एक तो है औसत वेग, दूसरा है तात्क्षणिक वेग और तीसरा है प्रारंभिक वेग। ये तीन प्रकार के वेग हमारे पास है ना, तीन प्रकार के वेग से हम ज्ञात कर सकते हैं इन अभिक्रियाओं को, है ना, कौन कौन से वेग हैं। तो देखो अब हमें सब चीजें पता लग गई कि अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग किसे कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको इतनी डेफिनेशन लिखनी होगी, बस बाकी कुछ नहीं करना होगा, अभिक्रिया का वेग, है ना। और उसको हम दो प्रकार से कमी के रूप में भी दिखा सकते हैं और अधिकता के रूप में भी दिखा सकते हैं, है ना। तो ये बाकी ये तो आप लोगों को सीखने के लिए, ये जितने पॉइंट्स हैं ये सीखने के लिए, है ना, उनको लिखना नहीं है। अभिक्रिया का वेग यदि आपका पास आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है ना। और वेग दो प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, ठीक है ना, और दूसरा हो सकता है किसी उत्पाद की सांद्रता के रूप वृद्धि के रूप में। बस इतना आएगा, ठीक है ना। बाकी तो ये धीरे धीरे ये तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये आएगा। अब देखो बेटा, तीन प्रकार से हमने कहा, पहले होगा औसत वेग। औसत वेग क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग तो आपको पता लग गया, ठीक है ना। अब औसत वेग क्या हुआ, किसे कह सकते हैं हम औसत वेग। तो ये है बेटा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है, ठीक है ना, में एक निश्चित समय में क्रियाकारकों या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर क्या होगा, उस अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। या तो क्रियाकारक होंगे या क्या होंगे, उत्पाद। जो उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसमें जब हम क्या होगा, समय का भाग देंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास, औसत वेग कहलाएगा। और औसत वेग अलग अलग है, देखो यहाँ पर यदि हम इस औसत वेग को देखेंगे तो ये है अभिकारक का औसत वेग। अभिकारक का मतलब हो गया यहाँ पर क्रियाकारक, ये पहले वाला है। यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस माने कमी हो रही। जो अभिकारक होगा उसके वेग में क्या होगी, कमी होगी। और जो ये उत्पाद है, ये उत्पाद वाला है, उसके जो क्या होगा, वेग होगा, उसके वेग में वृद्धि आएगी, देखो प्लस होगा, ठीक है ना। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा सकते, ठीक है ना। ये देखो क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी और एक प्लस चिन्ह दिखाता क्या, इसकी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है आर, ये देखो यहाँ पर रिएक्टेंट है और इसको हमने प्रोडक्ट के रूप में देखा। तो जब हम क्या करेंगे, विलुप्त होने का वेग यानी कि जो कमी होने के वेग होगा किसका, औसत वेग निकालेंगे। मान लीजिए हमने औसत वेग निकाला, किसका निकाला, औसत वेग किसका निकाला बेटा हमने, अभिकारक। क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा क्रियाकारक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। हमारे पास क्रियाकारक। तो जब हम क्या करेंगे, इसका औसत वेग निकालेंगे। इसका औसत वेग कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्रिया कारकों में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। क्रिया कारकों में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर कमी हो रही, तो कमी होगी तो इसको हम दिखाएंगे माइनस, इसकी सांद्रता में कमी हो रही, माइनस क्या दिखाएंगे, जो इस क्रिया कारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसके सांद्रता में परिवर्तन होगा वो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, ये सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह होता है बेटा, ये सक्रिय मात्राओं, है ना। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लग रहा है सक्रिय मात्रा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा आर अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी, जो समय लगेगा वो डेल्टा टी पर होगा, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, कितनी कमी आई, टाइम इज इक्वल टू हमारे पास जितना आया औसत अभिकारक की जो क्या आएगा, औसत वेग होगा वो किस प्रकार से होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब मान लीजिए सपोज हमें क्या प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ये है उत्पाद, ठीक है ना।
इसके बनने का वेग, यहाँ तो लुप्त हो रहा है, देखो ये लिखा हुआ है कि लुप्त होने का, जो अभिकारक हो रहा है वो कम हो रहा है, लुप्त हो रहा है ना। और पी के बनने यानी कि प्रोडक्ट के बनने का वेग, प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ वृद्धि होगी, यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो P है, P मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, P का औसत वेग, इसका भी हम औसत वेग निकाल सकते हैं। तो इसका औसत वेग क्या होगा, इसका औसत वेग होगा प्लस ये बढ़ेगा, और डेल्टा यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ P, P मीन्स जो प्रोडक्ट में होगा, P तो यहाँ पर हम जनरली ले रहे हैं, है ना, अपॉन डेल्टा T। तो ये हम औसत वेग निकाल लेंगे इसका, अभिकारक का और उत्पाद का। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पर हमने लिया, देखो ये, ठीक है ना, A इज इक्वल टू, जनरल रिएक्शन है, A इज इक्वल टू B, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, पहले हम निकालेंगे अभिकारक, इसका अभिकारक का, या जो विलुप्त होने वाला A के विलुप्त होने का वेग, यानी कि हम सिंपल इसको कह सकते हैं अभिकारक का वेग। तो अभिकारक का वेग क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा, कोई बताओ। माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा टी, ये तो होगा। इसका एक्टिव मास माइनस का चिन्ह आएगा, और डेल्टा आएगा, और एक्टिव मास ऑफ ए। और दूसरा, यदि हम क्या उत्पाद का वेग निकालना चाहेंगे, औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग है बेटे, है ना, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होगा, क्या होगा बेटा, कोई बताएगा। प्लस 1/2 डेल बी अपॉन डेल टी। नहीं, 1/2 हम अभी नहीं करेंगे, हमें औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग निकालना है, वो तो बाद में बताऊंगा क्योंकि हमने औसत वेग में देखेंगे बेटा, इसमें केवल हमारे पास बी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा बी अपॉन क्या करेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों किया, है ना, केवल हम औसत वेग निकाल रहे हैं। अब देखो बेटा, इस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति के अनुसार, जो रस समीकरण मिति होती है उसके अनुसार यदि देखेंगे, ये रस समीकरण मिति क्या बोलते हैं, स्टीशियोमेट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमने क्या निकाला, वेग निकाला, लेकिन इसके दो अणु भी तो हैं, तो जो अणु होंगे उसको हम क्या लिखेंगे, बटे के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 1/2 के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, इस जो रस समीकरण ये अभिक्रिया की रस समीकरण मिति निकालेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ये देखो इसमें क्या होगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन क्या होगा, डेल्टा, इसके नियम अलग अलग है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, देखो प्लस इधर अभिकारक, ये बराबर होंगे 1/2, और ये आएगा डेल्टा बी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा डी। तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बराबर दिखाना है, तो ये बराबर तभी होगा जो इसकी मात्रा में कमी होगी, और इतने में क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रही होगी, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना कम होगा यहाँ से उतना ही तो बढ़ेगा, अलग से तो बढ़ने वाला है नहीं, ठीक है, तो तभी बराबर आ जाए। अच्छा, इस रासायनिक समीकरण, ये अभिक्रिया है बेटा, मैंने लिखी हुई है, इस अभिक्रिया के लिए अब आप लोग क्या निकालोगे, पहले तो निकालोगे औसत वेग, औसत वेग, फिर दूसरा निकालो इसमें रस समीकरण, जो ये हमारे पास रस समीकरण मिति के अनुसार भी इस अभिक्रिया को लिखो। तो दोनों चीज निकालो फटाफट जल्दी से, ये वाला इस अभिक्रिया को। देखो बेटा, इस चैप्टर को शुरू से ही पढ़ लो ढंग से, तो तब समझ में और अच्छी तरह आएगा।
हो गया बेटा? यस सर। अन्य बच्चों को हुआ बेटा किसी का? अन्य बच्चों ने लिखा? चलो बताओ, आप सीख, तुम ही बताओ। चलो ध्यान से सीखना है सर बेटा ऐसे। माइनस हाँ हाँ सर -1/n1 डेल एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन dt। अच्छा सर सॉरी सर, डेल टी तुम पूरा वाला बता रहे हो है ना? इक्वल्स टू, यस सर, इक्वल्स टू हम्म, -1/n2 डेल बी अपॉन डेल टी। हम्म, फिर इक्वल आएगा, फिर आएगा सर प्लस का आएगा 1/m1 डेल सी अपॉन डेल टी। फिर इक्वल आएगा 1/m2 डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक। देखो बेटा, अन्य बच्चे देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे n1/a, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका औसत वेग निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दो अभिकारक हमारे पास, कितने अभिकारक हैं? दो। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, दो अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक। तो ये क्या होंगे? यहाँ से कम होंगे, विलुप्त होंगे। तो यदि हम उनका औसत वेग निकालेंगे, तो औसत वेग पहले उसका निकालता है, किसका? इस वाले का। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि विलुप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और कम हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा ए आएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन क्या आएगा? डेल्टा टी। ये तो समझ में आ गया होगा। फिर इस वाले दूसरे वाले का निकालेंगे, तो दूसरे वाले के लिए क्या आएगा? इस वाले के लिए आएगा माइनस, ये भी कम हो रहा है, और ये आएगा डेल्टा, ये देखो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन क्या आएगा? डेल्टा टी। औसत वेग इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? इसके लिए निकालेंगे तो ये प्लस में हो रहा है, देखो उत्पाद हमेशा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी यदि हम यहाँ पर देखेंगे? तो डेल्टा सी अपॉन क्या आएगा? डेल्टा टी, ठीक है ना। इसका औसत वेग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ये भी प्लस में होगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी होगा। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पता लगी। अब यदि रस समीकरण में देखेंगे, तो रस समीकरण में क्या है? ये जो n1 है, ये संख्या है बेटा। जैसे एक दो थे, यहाँ पर दो था, तो हमने क्या किया था? इसका 1/2 किया था। तो इसको रस समीकरण में देखेंगे, रस समीकरण विधि में, तो यहाँ क्या आएगा? पहले वाला तो माइनस में होगा, और ये क्या होगा? 1/n1 होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा, और ये जो इसका औसत वेग है इसके साथ आएगा, देखो ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये बराबर क्या आएगा? -1/n2 इंटू क्या आएगा? ये आएगा डेल्टा, ये सॉरी डेल्टा बी, और यहाँ आएगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तीसरी कंडीशन में फिर क्या आएगा? अब प्लस में होने शुरू हो गए, देखो प्लस में हुआ तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा पहले, और ये आएगा 1/m1। ये अणुओं की संख्या बेटा, जो n1 और n2 लिखा हुआ है और m1 m2 लिखा हुआ, वो अणुओं की संख्या है, ठीक है ना। इंटू क्या आएगा? यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ C अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा भी होगा बेटा, है ना। और इज इक्वल टू फिर क्या आएगा? प्लस आएगा, और ये आएगा 1/m2 आएगा, इंटू क्या आएगा? डेल्टा डी, और अपॉन क्या आएगा? डेल्टा टी। इस प्रकार से इस समीकरण के लिए हम क्या निकालेंगे? राज समीकरण भी है और औसत वेग भी इस प्रकार से निकल सकता है। क्लियर? अब देखो इस वाले अभिक्रिया के लिए देखो, H2, ये वाला ऊपर वाली जो अभिक्रिया, इस वाली अभिक्रिया ये सीखना है बेटा, थोड़ी थोड़ी करके हमें सीखना है इसको। हो गया सर। हो गया होगा। और कोई बच्चा?
और कोई बता सकता है बेटा इसका? चलो, और कोई नहीं बता पा रहा है? ऐसा क्या है बेटा इसमें? इतना कुछ है नहीं। यदि हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इस अभिक्रिया को देखेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये देखो, ये है बेटा अभिकारक, इधर ये विलुप्त हो रहा है और ये क्या हो रहा है, बन रहा है ना। एक अभिकारक क्या होता है, कम होता है, और उत्पाद क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे औसत वेग। तो औसत वेग में क्या होगा, औसत वेग बराबर होगा, जो उत्पाद वाली संख्या है वो होगी माइनस, यहाँ वाली माइनस होगी, ठीक है ना, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ डेल्टा बने रहेगा, और एक्टिव मास ऑफ एच आई, ये दोनों एक साथ है, अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर? ये औसत वेग किसका हुआ, अभिकारक। यहाँ हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन का आ जाएगा, कैसे, यहाँ प्लस होगा क्योंकि अब तो प्लस इधर की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, तो यहाँ आएगा डेल्टा। और ये देखो बेटा, ये H2 है, ये टू नहीं है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो डेल्टा, और यहाँ पर क्या आएगा, H2 आएगा, एक्टिव मास आएगा, अपॉन डेल्टा टी आएगा, ठीक है ना। फिर यदि I2 का देखेंगे तो ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ I2, ठीक है ना, अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। लेकिन जब हम रस समीकरण में देखेंगे, रस समीकरण मिति में देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो माइनस वाला है, पहले वाला, ये आएगा 1 अपॉन, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया ना, इज इक्वल टू चिन्ह पहले लगेगा, 1 अपॉन 2। ये देखो, ये वाला 1 अपॉन 2, एच आई 2 है, तो जो पहले वाली संख्या होती है, यहाँ 2 होता तो तब और कंडीशन होती, ठीक है ना। ये H2 बाद वाला, इसको नहीं लेना आप, जो पहले वाला है 1 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा, डेल्टा एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस, देखो प्लस क्या होगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2, क्योंकि ये H2 है, अपॉन डेल्टा, इसमें कोई संख्या नहीं थी, पहले कोई संख्या इसमें नहीं है, ये मॉलिक्यूल एक ही है, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये आएगा फिर प्लस डेल्टा I2 अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम कर सकते हैं बेटा इनको सारे, है ना, ये सारी चीजें आएंगी, इस प्रकार से हो सकती है। चलो एक स्क्रीनशॉट खींचो, ये लास्ट वाली औसत अभिक्रिया, इसका औसत अभिक्रिया का भी एक निकालना है, स्क्रीनशॉट खींच दो इसका।